हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रिया और क्रिया के भेद को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने सर्वनाम को बहुत ही आसानी से कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें हमने एक ही वीडियो में पूरे सर्वनाम को कवर कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम क्रिया को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्रिया क्रिया का अर्थ होता है काज, काम या कार्य। ठीक है, क्रिया का मतलब होता है काज, काम या कार्य। ठीक है, क्रिया का अर्थ क्या होता है? काज, काम या कार्य, यानी कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने की सूचना मिले तो वहाँ क्रिया हो गई। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि शब्द के जिस रूप से कोई कार्य करने की हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कार्य किया जा रहा है या फिर हो रहा है, तो ऐसी वाक्यों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्रिया हो गई। ठीक है, हिंदी में क्रिया का जन्म धातु या फिर मूल शब्द से होता है। ठीक है, धातु या फिर मूल शब्द जिनको रूट वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्रिया का जन्म क्या होता किससे होता है? धातु या फिर मूल शब्द से होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि क्रिया जो होती है धातु या फिर मूल शब्द से मिलकर बनती है। ठीक है, मूल शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, रूट वर्ड। ठीक है, जैसे रूट में संख्याएं होती है ना, मैथ्स में अगर हम रूट में संख्याएं पढ़ते हैं तो वो क्या होती है? वो संख्याएं टूट नहीं सकती है। तो ऐसे ही यहाँ भी है। ठीक है, हिंदी में जो रूट वर्ड है या फिर मूल शब्द है, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, धातु, हिंदी में इनको धातु भी कहा जाता है, अंग्रेजी में रूट वर्ड कहते हैं। ठीक है, धातु या फिर रूट वर्ड के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक होता है मूल धातु, दूसरा होता है यौगिक धातु। यानी कि कहने का मतलब यह है कि धातु से मिलकर क्या बनती है? क्रिया बनती है। और धातु जो होते हैं दो रूपों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मूल धातु और यौगिक धातु आखिर क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम मूल धातु की बात करें तो देखो, मूल धातु क्या होता है? शब्द के जिस रूप का अपना अर्थ हो पर खंडित भी ना किया जा सके, उसे मूल धातु कहते हैं। देखो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि शब्द के जिस रूप का अपना एक अर्थ है। ठीक है, एक विशिष्ट अर्थ है उस शब्द का। अगर हम उस शब्द को लेंगे तो उसका एक विशिष्ट अर्थ होगा। ठीक है, और उसे खंडित भी ना किया जा सके और उसको हम तोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, रूट वर्ड या फिर मूल शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं? जिनका एक विशिष्ट अर्थ होता है और हम जिनको तोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और उसे हम मूल धातु या फिर मूल शब्द कहते हैं। ठीक, मूल शब्द हमने पढ़ लिया। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल में क्या है? देखो, जैसे खा है। अब खा का मतलब क्या होता है? खाना। ठीक है, ईट, खाना होता है ना। तो खा का मतलब क्या होता है? खाना। और खा क्या है? इसको हम तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं। और इसका अर्थ होता है ना, सार्थक अर्थ है ना ये। खा मतलब खाना। पी का मतलब पीना। ठीक है, पी, इसको तोड़ेंगे हम? नहीं तोड़ सकते, है ना। पी का मतलब पीना, उठ का मतलब उठना, है ना। चल का मतलब चलना, आ का मतलब आना, जा का मतलब जाना, सो का मतलब सोना, दौड़ का मतलब दौड़ना, है ना। ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्रिया किन से मिलकर बनती है? अगर हम वर्ब को समझें तो वर्ब को हम क्या समझते हैं? वर्ब जो क्रिया जो होती है या फिर मूल शब्दों और यौगिक शब्दों से मिलकर बनती है। ठीक है, मूल धातु या फिर यौगिक धातुओं से मिलकर बनती है। अब देखो, मूल धातु हमने पढ़े। मूल धातु क्या होता है? मूल धातु हो गया खा, पी, उठ, चल, आ, जा, सो, दौड़। ठीक है, ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, जिनका एक विशिष्ट और सार्थक अर्थ भी होता है। ठीक है, और हम उनको तोड़ भी नहीं सकते हैं, वो मूल धातु कहलाते हैं। जबकि यौगिक धातु क्या होते हैं? देखो, जिस क्रिया का जन्म प्रत्यय के जोड़ने से होता है उसे हम यौगिक धातु या फिर यौगिक क्रिया कहा जाता है, और इसे यौगिक क्रिया भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जिस क्रिया का जन्म प्रत्यय के जोड़ने से। ठीक है, अब देखो, ये जो है, जैसे मूल शब्द है ना, मूल धातु है ना, अगर हम इनमें प्रत्यय जोड़ दें। ठीक है, अगर हम इनमें प्रत्यय जोड़ दें तो कैसी वो बन जाएंगी? ये बन जाएंगी यौगिक धातु बन जाएंगी। ठीक है, अगर हम इनमें प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये यौगिक धातु बन जाएंगी। जैसे देखो, जिस क्रिया का जन्म प्रत्यय के जोड़ने से होता है वो उसे हम यौगिक धातु या फिर यौगिक क्रिया कहते हैं। इसे हम यौगिक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, मूल धातु है जैसे खा, हमने इसमें प्रत्यय जोड़ दिया ना। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए, देखो मूल धातु है, ये प्रत्यय है, ये यौगिक क्रिया है। मूल धातु में क्या है? जैसे खा है, खा में हमने प्रत्यय जोड़ दिया ना, तो क्या बन गया? ये खाना बन गया। ठीक है, यौगिक धातु यौगिक बन गया अभी। ठीक है, खा क्या था? मूल था ना, इसको हम तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, और खा का अर्थ क्या होता है? खाना, और इसमें पीछे से प्रत्यय जुड़ा ना, तो क्या बन गया? ओवरऑल खाना बन गया। ऐसे खा में ता जोड़ा तो खाता बन गया है, खा में या जोड़ा तो खाया बन गया है। ठीक है, ऐसे पी है, पी में ना जोड़ा तो पीना बन गया,
पी में ता जुड़ा तो पीता बन गया, ठीक है। ऐसे ही पी में या जुड़ा तो पिया बन गया, ठीक है। ऐसे ही पढ़ है, पढ़ में ना जुड़ा तो पढ़ना आ गया, पढ़ में ता जुड़ा तो पढ़ता आ गया, पढ़ में या जुड़ा तो पढ़ाया बन गया, है ना। तो ये ऐसे मूल शब्द में अगर हम प्रत्यय जोड़ दें तो वो यौगिक शब्द या फिर यौगिक क्रिया बन जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, क्रिया के वर्गीकरण का आधार, यानी कि क्रिया को हम किस टाइप से वर्गीकृत कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हम किस टाइप से कर सकते हैं, ये नीचे हमने लिखा है। देखो, दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है क्रिया को, ठीक है। अगर हम क्रिया की बात करें तो उसको दो प्रकार से हम क्लासिफिकेशन यानी कि उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब कौन से दो प्रकार है जिनके माध्यम से हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, उनको हम देखते हैं। देखो, पहला प्रकार है जैसे उत्पत्ति या बनावट के आधार पर। उत्पत्ति या फिर बनावट के आधार पर क्रिया, यानी कि उत्पत्ति या फिर बनावट के आधार पर भी हम क्रिया को जो है क्या कर सकते हैं, हम क्रिया को वर्गीकृत कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार क्या है, कर्म या प्रयोग के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। यानी कि दो प्रकार से हम क्रिया का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला क्या है, उत्पत्ति या बनावट के आधार पर, दूसरा क्या है, कर्म या प्रयोग के आधार पर जो है हम क्रिया का वर्गीकरण कर सकते हैं। देखो, अब उत्पत्ति या बनावट के आधार पर क्रिया चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति या फिर बनावट के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार। कौन कौन से, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया, ठीक है। उत्पत्ति या बनावट के आधार पर। अब कर्म के आधार पर अगर हम देखें तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक अकर्मक, दूसरा सकर्मक, है ना। अकर्मक सकर्मक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया, ये क्या होती है, उत्पत्ति या बनावट के आधार पर। कर्म या प्रयोग के आधार पर क्या कौन सी होगी, दो प्रकार में। कौन कौन से, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति या बनावट के आधार पर जो क्रिया का वर्गीकरण किया गया है, उसमें जो पहला प्रकार है ये कौन सा है, प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया देखो क्या होती है, क्रिया के जिस रूप से कर्ता स्वयं कार्य ना करें बल्कि दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करें, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है ये है कि जब कोई कर्ता जो है कार्य करने की कंडीशन में, जब कहीं पे कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, उसमें जो कर्ता है, जो काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपना स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए क्या कर रहा है, कह रहा है, या फिर उनको प्रेरणा दे रहा है, ठीक है, या फिर उनको क्या कर रहा है, उनको आदेश दे रहा है। तो ऐसी जो क्रियाएं होती है वो कौन सी क्रियाएं होती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसी क्रियाएं जो होती है प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है, यानी कि वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। उदाहरण देख लीजिए, जैसे सौरभ राजू से गाड़ी चलवाता है। सौरभ जो है क्या है, यहाँ पे करता है, वो किससे चला रहा है काम, राजू से करवा रहा है ना, उससे गाड़ी चलवा रहा है ना। तो यानी कि सौरभ जो है राजू से गाड़ी चलवाता है, कहने का मतलब ये है कि सौरभ जो है राजू से काम करवा रहा है, उसको प्रेरणा दे रहा है, उससे कार्य ले रहा है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया, उसको प्रेरणा दे रहा है, ठीक है, उससे काम करवा रहा है वो, ठीक है, खुद ना करके उससे करवा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो, माता बेटी से रोटी पकवाती है। अब माता जो है खुद बना रही क्या रोटी, नहीं बना रही, वो किससे बना रही है, बेटी से बना रही है ना। माता जो है बेटी से रोटी बनवा रही है, तो इसका मतलब ये है कि माता बेटी से कार्य करवा रही है, यानी कि उसको कार्य करने की प्रेरणा दे रही है, ठीक है, उसको आदेश दे रही है ना। तो ऐसी क्रियाएं कौन सी क्रिया कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। जैसे मूल धातु यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे खा है, देखो खा है, मूल धातु है ना खा, उसमें यौगिक क्रिया जोड़ दी हमने, ना जोड़ दिया, ता जोड़ दिया, तो खाना खाता बन गया है, ठीक है। अब प्रेरणार्थक में क्या बनेगा, बन जाएगा वो खिलवाता, ठीक है, राम मोहन को रोटी खिलवाता है, ठीक है, इस टाइप से खिलवाता, प्रेरणा दे रहा है उसको, उससे करवा रहा है, वो प्रेरणार्थक क्रिया बन गई, खिलवाया, ठीक है, समझ गए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है। देखो, जहाँ पर काल्पनिक व वास्तविक ध्वनियों के दोहराव की सूचना मिले वहाँ पर अनुकरणात्मक क्रिया होगी, ठीक है। जहाँ पर काल्पनिक और वास्तविक, ठीक है, ध्वनियों के दोहराव की सूचना मिले वहाँ पर अनुकरणात्मक क्रिया होगी, ठीक है। काल्पनिक भी होगी, वास्तविक भी जो है ध्वनियों का दोहराव की सूचना मिलेगी। जैसे खटखट से क्या बन गया, खटखटाना, ठीक है, खटखटाना। हिन से हिनहिनाना, थरथर से थरथराना, गुनगुन से गुनगुनाना, ठीक है। ये ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे क्या होता है, काल्पनिक, ठीक है, इमेज कल्पना कर रहा है, ठीक है, या वास्तविक, ठीक है, ध्वनियों के दोहराव की स्थिति। अब यहाँ पे दोहराव हो रहा है ना, खटखटाना में हम देख वैसे ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे दोहराव हो रहा है भैया, खटखट की जो है बार बार जब आवृत्ति होगी तभी तो खटखटाना कहेंगे हम इसको। थर थर जो कांपेगा, अब लगातार कंटिन्यूसली वो कांपेगा तो हम उसको कहेंगे ना थरथराना, ठीक है। अब घोड़ा हिनहिना रहा है, तो लगातार हिनहिना रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको, हिनहिनाना, ठीक है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं जहाँ पे काल्पनिक व वास्तविक ध्वनियों के दोहराव की सूचना मिलती है, ठीक है, वहाँ पर
अनुकरणात्मक क्रिया होती है। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल देख लिए। अब हम नीचे देखते हैं अगला भेद, जो कि है नाम धातु क्रिया। ये क्या होती है दोस्तों, देखो, जिस क्रिया का जन्म संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के योग से बना हो वहाँ पे नाम धातु क्रिया होती है, या फिर उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों के योग से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के योग से, जैसे बात है, एग्जाम्पल देखो, बात है, बात से क्या होगा, बतियाना। बात क्या है, संज्ञा है ना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, आप से अपनाना। ठीक है, आप विशेषण है, देखो विशेषण में देखो, जैसे गर्म है, गर्म से गरमाना, शर्म से शर्माना। ठीक है, तो ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के योग से बनते हैं, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अगला भेद हम पढ़ते हैं, जो कि है संयुक्त क्रिया। क्या होती है, देखो, संयुक्त, ज्वाइंट वर्ब क्या होगी, देखो, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं विद्यमान हो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होगी। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे क्या होगी, दो या दो से अधिक क्रियाएं होगी वहाँ पे संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, देखो जैसे उदाहरण देखो, राम घर गया और सो गया। आप देखो, दो क्रियाएं है ना, पहले घर जाने की क्रिया है, दूसरा सोने की क्रिया है। ठीक है, दो वर्ब है ना इसमें, तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं विद्यमान होती है वहाँ कौन सा, संयुक्त क्रिया होती है ना। तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो रही है, राम पहले घर जा रहा है और फिर सो जा रहा है ना, संयुक्त क्रिया होगी ना। अगला देखो, सुमन खाना पकाकर नहाने लगा। अब देखो इस वाक्य को ध्यान से देखो, देखो सुमन जो है करता है, खाना क्या है, पका रहा है वो। ठीक है, खाना पका रहा है, एक क्रिया तो ये है। ठीक है, पहली क्रिया क्या है, वो खाना पका रहा है। फिर दूसरी क्रिया क्या हुआ, खाना पकाने के बाद वो नहाने के लिए जा रहा है। ठीक है, यानी कि दो वर्ब यहाँ पे ज्वाइंट हो रखी है। ठीक है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं विद्यमान, अब इन दोनों वाक्यों में क्या है, दो से दो जो है क्रियाएं विद्यमान है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने आज ये पढ़ा, उत्पत्ति या बनावट के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण 4 रूपों में किया जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया। इन चारों को हमने एग्जाम्पल के माध्यम से कवर किया। और अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया के प्रकार, जिसमें हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, उसको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।